So financial statement fraud. Financial statement frauds are those frauds you need to understand, my dear students, जिसमें मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होती है और इंटेंशनल मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है. पॉइंट टू बी नोटेड हियर. सो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड करते हैं, सो इट इन्वॉल्व्स द इंटेंशनल मैनिपुलेशन, जो कि आपने जानबूझ के करा है. और अगर आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो हैं कुछ ओमिट कर रहे हैं, फॉल्सिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस कम दिखा दिए या फिर एसेट्स को ओवरस्टेट कर दिया, तो ऐसा अगर आप कुछ भी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एंटरप्राइज को चेंज करते हो, सो सच काइंड ऑफ मैनिपुलेशन जो इंटेंशनल है या जो ओमिशन है इज रेफर टू एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड. और ऐसे कौन से और कॉमन मेथड्स हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड हुआ है. द वेरी फर्स्ट कॉमन मेथड जो कि जनरली देखा गया है, रेवेन्यूज को बढ़ाकर दिखाना, मतलब फिक्टिशियस सेल्स को रिकॉर्ड करना फिक्टिशियस कस्टमर के साथ जो कभी हुई ही नहीं, ओवरस्टेटिंग द रेवेन्यूज जस्ट टू गिव द इन्फ्लेटेड पिक्चर. इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज में भी अगर उन्होंने फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में मैनेजमेंट ने जानबूझ के रेवेन्यूज इसलिए ज्यादा दिखाए कि अगर उनका कुछ और स्टेक होल्डर्स को वो अच्छा प्रॉफिट शो करना चाहता, ताकि फ्यूचर में कुछ और वो अगर आईपीओ वगैरह रिलीज करते हैं तो उसमें स्टॉक वगैरह इशू करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पर्सन जो हैं वो सब्सक्रिप्शन ले स्टॉक का, शेयर्स का. रीजन कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर रेफरिंग टू दिस पॉइंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है वो किन किन चीजों से हो सकता है. फर्स्ट वी डिड इज ओवरस्टेटिंग द रेवेन्यूज, देन इज अंडरस्टेटिंग द एक्सपेंसेस. इवन कि अगर आप एक्सपेंसेस भी जो कुछ अंडरस्टेट करते हो, हाइड करते हो, लाइबिलिटीज को जो कि आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में कहीं ना कहीं जिसकी आपको पेमेंट करनी है उसको डेफर करते हो, अभी ना करके फ्यूचर में करेंगे, है ना. तो ये सारे क्या हैं? तो दैट मीन्स आप इंटेंशनली ये सारी चीजें ओमिट कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, राइट. देन इसके अलावा और कौन सा कॉमन मेथड हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड्स का? इम्प्रॉपर एसेट वैल्यूएशन. सारी चीजें बहुत ही डिटेल में करेंगे, बहुत ही डिटेल में. अभी सिर्फ और सिर्फ पहले बेस बना रहे हैं सो दैट थिंग्स आर इजी फॉर यू. इफ यू टॉक अबाउट इम्प्रॉपर एसेट वैल्यूएशन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल हो गए हमारे, है ना. अकाउंट रिसीवेबल में हमें उन्हें ज्यादा दिखा दिया, या ऐसे बैड डेट्स बन रही थी जिनसे कोई पैसा नहीं आने वाला डेटर से, लेकिन वो हम बैड डेट्स राइट ऑफ नहीं कर रहे, तब भी हमारे रिसीवेबल्स क्या है, बढ़ के दिख रहे हैं, राइट. सो इसके अलावा हमारा स्टॉक है इवन, वो भी एक एसेट है. इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. लेकिन अगर आप उस पे उसकी वैल्यूएशन ना करते हुए उसमें भी गलत वैल्यूएशन अमाउंट दिखा रहे हो, है ना, मार्केट वैल्यू लेस है लेकिन फिर भी आप कॉस्ट पे ही दिखा रहे हो, ये भी क्या है? दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर एसेट वैल्यूएशन. या फिर लाइबिलिटीज को छुपा रहे हो, अर्निंग्स को मैनिपुलेट कर रहे हो. सो ऑल दीज आर कॉमन मेथड्स जिनसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यू भी करेंगे, बट अभी पहले पूरा बेस बना रहे हैं कि फ्रॉड कहाँ कहाँ से हो सकता है. रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेते हैं कुछ कंपनीज की विद रिस्पेक्ट टू, देन विल कम बैक टू दिस स्लाइड. एनरॉन का जो स्कैंडल हुआ था अमेरिका में 2001 के अंदर, वो क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने क्या करा था, बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन्स को, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन्स में उन्होंने क्या करा था, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग करी थी, है ना, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गई थी. उन्होंने करा क्या था, स्पेशल पर्पस एंटिटीज जो है यूज करी थी उन्होंने अपने डेट्स वगैरह को छुपाने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखाने के लिए. तो ये भी क्या है, एक तरह का जो स्कैंडल पकड़ा गया था अमेरिका के अंदर 2001 में. क्या इस तरह के स्कैंडल को हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड था? बिल्कुल. क्योंकि आपने अपनी डेट्स को, जो आपकी लाइबिलिटीज थी, उनको छुपा के रखा. क्या ये भी डेट्स को छुपाना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड के दायरे में आता है? सो द आंसर इज यस, इट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड. देन कम्स योर वर्ल्ड कॉम. वर्ल्ड कॉम का फ्रॉड अगेन अमेरिका के अंदर 2002 में, जिसमें 11 बिलियन अप्रोक्सीमेटली जो ओवरस्टेटेड अमाउंट्स दिखाए गए थे बैलेंस शीट्स के अंदर, राइट. कितने सारे जो
जॉब्स चली गई थी लोगों की, शेयर होल्डर्स ने अपना कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो जो रुपीज हैं वो जो है पैसा खोया था। सो दिस इज व्हाट, कि चाहे आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किसी भी टाइप का फ्रॉड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी पर्सन उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। देन 2009 में सत्यम का स्कैंडल हुआ, जिसमें रामालिंगा राजू जो था, राइट, उन्होंने ये चीज़ एडमिट करी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, कि भाई उन्होंने जो भी रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स हैं, वो सारे फॉल्सिफाइड थे, बढ़ा के दिखाए हुए थे। और उन्होंने उस टाइम पे ना एक स्टेटमेंट बोली थी, इट वॉज लाइक राइडिंग अ टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बींग ईटन। क्या मतलब था कि मैं, मतलब सिचुएशन ही ऐसी थी कि अगर आप एक बार मैनुपुलेशन और फ्रॉड करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो फिर वो और ज्यादा उसमें आप फंस जाते हो, बिकॉज एक चीज को हाइड करने के लिए दूसरी चीज, एंड सो ऑन। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉड को टाइमली जो है पकड़ना बहुत जरूरी है। नाउ अगर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से पहला जो हम पॉइंट करने वाले हैं यहाँ पे, इसी के विद रिस्पेक्ट टू पहले आपका एक एमसीक्यू बन के, इसमें 2-3 एमसीक्यू बन के, इसी पार्ट्स के अंदर ही 3 एमसीक्यू आपके रेडी हो जाएंगे। कैसे, पहले समझते हैं, देन विल कम टू द एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। इट्स अ डेलिब्रेट मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर अनइंटेंशनल वर्ड आपको एमसीक्यू में मिलता है तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड है? नहीं। अगर ओमिशन की जगह आपको एरेनियस वर्ड मिलता है कि बाय एरर आप उन्होंने अमाउंट गलत हो गया, तो वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड नहीं है। लेकिन जानबूझ के ऑमिट करा, इंटेंशनली ऑमिट करा, डेलिब्रेटली करा, तो फिर वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेलिब्रेट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एंटरप्राइज है, चाहे आप मिस स्टेटमेंट जानबूझ के दे रहे हो या कोई अमाउंट छुपा रहे हो, ठीक है, ताकि जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन्हें आप धोखा दे सको, है ना, टू डिसीव डिस्क्लोजर्स टू डिसीव द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन पढ़ेंगे रिपीट करते हुए। इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट, कि कोई प्रॉफिट जो था ही नहीं आप दिखा रहे हो, कोई आपने अमाउंट ऑफ डेट सपोज ओमिट कर दिया, या फिर एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हो सकता है, आपको अगले 2 महीने में उसका पेमेंट करना पड़े, आपको वो डिस्क्लोजर देना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, लेकिन आपने वो डिस्क्लोजर नहीं दी है उस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूजर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हूसोएवर इज रिलेटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तो उस पर रिलाई करके अपने डिसीजन लेगा, राइट। सो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, अगर आप किसी भी तरह से एंटरप्राइज की फाइनेंशियल कंडीशन में जानबूझकर, डेलिबरेटली, इंटेंशनली ओमिट करते हो चीजों को, अमाउंट को, एसेट्स को ओवरस्टेट करते हो, इनकम को ओवरस्टेट करते हो, एक्सपेंसेस को कम करते हो, या फिर जो चीज आपको कैपिटलाइज करनी चाहिए थी उसको एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनमें आप फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एंटरप्राइज को चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, दे आर ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगेन एमसीक्यू पर्सपेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं? ऑब्वियसली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। जिसकी वजह से मैनेजरियल लेवल पे जो पर्सन्स होते हैं उनके पास ये एक तरह से पावर आ जाती है उसे मैनिपुलेट करने की। क्यों? एक तो उनके पास पावर होती है, मतलब एबिलिटी होती है, दूसरा दे हैव एन इंसेंटिव टू डू सो, है ना। जैसे कि जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हैं, टॉप मोस्ट मैनेजरियल लेवल पे, इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, राइट। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मैनुपुलेशन अगर इन्वॉल्व होता है, सो वो मैनेजमेंट का उसमें काफी एक रोल हो सकता है, क्योंकि उनके पास ही वो पावर होती है और वही जो है उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट में रहते हैं। देन फ्रॉड की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, सो दे आर टिपिकली कंडक्टेड और ओवरसीन बाय मैनेजमेंट एंड ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, वो अगर एक बार ही होती है तो लंबे टाइम पीरियड तक
फ्रॉड चलता है जब तक उसकी डिटेक्शन नहीं होती या फिर कोई उसके बारे में कोई पॉइंट, विसल ब्लोअर नहीं आता। विसल ब्लोअर मतलब जो उस चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, एनोनिमसली उठाए, मतलब अपना नाम छुपाकर या फिर अपना फ्रंट में आके जो उस चीज को पॉइंट रेज करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड है। ठीक है, तो तब तक जो है, जो फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशंस जो हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, सो दे टिपिकली कंडक्टेड और ओवरसीन बाय मैनेजमेंट, एंड वो लंबे टाइम तक रखती हैं अगर जब तक कोई उसके विद रिस्पेक्ट टू आवाज नहीं बट उठाता, विसल ब्लो नहीं करता, और वो कोई एक्सटर्नल पार्टी या तो उसको डिटेक्ट नहीं करती है। देन उसके बाद कुछ रीजंस भी आएंगे व्हाई पीपल कमिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स। ये सारे हमने आगे भी करने हैं। तो चलिए अभी हम कुछ, जो हमने एक बेस बनाया, अभी आज के लेक्चर में लाइट लेक्चर है लेकिन इसमें चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। गो टू लर्निंग एनालिसिस। आपने भी इसी तरह से अपने पोर्टल पे जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड वाले की बात कर रहे हैं, मैक्स पे क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट 50 एमसीक्यू आ जाते हैं। हाउएवर आप कम या ज्यादा क्वेश्चंस अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। सबमिट। यहाँ पे जो हमने छोटा सा भी पॉइंट करा है उसी के विद रिस्पेक्ट टू जो है कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे, फिर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इन इन्वेस्टिगेटिंग वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन मैनिपुलेटेड टू मेक अ कंपनी appear more profitable, a certified fraud examiner should look for liabilities that have been overstated. यानी कि अगर आपको इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनमें किसी न किसी तरह से मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उससे ज्यादा दिखाए गए हैं, तो एज अ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, सो यू लुक फॉर लाइबिलिटीज दैट हैव बीन ओवरस्टेटेड। लाइबिलिटीज को आप कम, प्रॉफिट्स को अगर ज्यादा दिखाना है तो लाइबिलिटीज को कम करने की कोशिश करोगे या ज्यादा करने की कोशिश करोगे? कम ऑन टेल मी। वो लाइबिलिटीज अंडरस्टेटेड वाली देखेगा ना, लाइबिलिटीज को अंडरस्टेटेड क्यों किया गया है। अगर तो लाइबिलिटीज ओवरस्टेटेड करी गई हैं तो प्रॉफिट्स कम होंगे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टेटेड होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा है, अगर आप अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाओगे, है ना, तो ऑब्वियसली आपने यानी कि अपने लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करा होगा, राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्लास में जो भी हमारा डिस्कशन होगा उसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। वाई एम आई सेइंग सो कि उसका एक एक पॉइंट बहुत रेलिवेंट है? क्योंकि उसके बेसिस पे सारे एमसीक्यू कनेक्टेड हैं। एक और एमसीक्यू जस्ट आपके नॉलेज के लिए, a fraud scheme in which an accountant fails to write down obsolete inventory to its current fair market value has what effect on the company's current ratio? फ्रॉड स्कीम में क्या हुआ है, अकाउंटेंट ने जो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, जिसकी कोई भी यूज नहीं हो सकता, ठीक है, उसे राइट डाउन नहीं किया है। ऑब्वियसली उसे जीरो पे राइट डाउन कर देना चाहिए था, लेकिन वो मार्केट वैल्यू पे आज भी उसकी वैल्यूएशन हो रही है। तो इसकी यानी कि कंपनी की करंट एसेट्स में अमाउंट अभी भी ज्यादा है। कंपनी की करंट एसेट्स में क्या आता है? इन्वेंट्री भी आती है, उसमें अमाउंट अभी भी ज्यादा, तो करंट रेशियो क्या दिखेगी? इन्फ्लेटेड दिखेगी। सो ऑप्शन नंबर 1, द करंट रेशियो विल बी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दैट्स वाई क्लास में आपकी जो एक फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो व्हाट आर द कॉमन रीजंस? पहले तो हमने को लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स में ये सारी चीजें होती हैं, उनको फिर हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं
दे इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स। पहला, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट थ्रू सेल ऑफ स्टॉक। इसमें वो कैसे करते हैं कि जैसे आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अपना स्टॉक सेल करके इक्विटी फाइनेंसिंग के इक्विटी के थ्रू रेस करने की कोशिश करते हो। ठीक है, यही आपका, कि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में विंडो ड्रेसिंग आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना है, तो आप ज्यादा प्रॉफिट्स दिखाओगे, इंक्रीज ईपीएस दिखाओगे। ठीक है, पार्टनरशिप है, कंसर्न्स है, तो वो इन्फ्लेटेड अपने प्रॉफिट्स दिखाएगी, राइट। सो आर्टिफिशियली कंपनीज के केसेस में आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज जीपीएस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। कंपनी जो है इसके लिए कई बारी और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकती है, बायबैक शेयर्स कर सकती है, अपने खुद के शेयर्स ही बायबैक कर सकती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जब कंपनी शेयर्स बायबैक करेगी तो कुछ शेयर जो उसके पास वापस आ जाएंगे। सो जो इशूड शेयर्स होंगे, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या हो जाएगी, वो अप चली जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। ये भी क्या है, एक तरह की टेक्निक है ना, कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर, आप फाइनेंशियल रेशियोज को क्या कर रहे हो, मैनुपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर एक्सपेंसेस जिसकी पेमेंट आपने करनी थी उसको डिले कर रहे हो ताकि रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाकर दिखाया जा सके। ये कुछ रीजंस हैं कि लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड क्यों करते हैं। देन अदर रीजंस और कौन से हो सकते हैं, टू कवर इनएबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लो। अगर आपकी कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही, देन यू फील लाइक कि नाउ देयर इज अ नीड कि हम कुछ फ्रॉड करें ताकि लोगों का हम हमारे ऊपर फेथ आए, और हम जो हैं इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारी फ्रॉड कमिट कर देते हैं, या तो एसेट्स को ओवरस्टेट कर देते हैं, रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर देते हैं, या एक्सपेंसेस को कम दिखा देते हैं। सो और भी फ्रॉड करने के काफी सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं। देन टू अवॉइड नेगेटिव मार्केट परसेप्शन टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, इसलिए भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फ्रॉड कमिट करते हैं ना, कि आपके मार्केट में एक अच्छी इमेज बनी रहे, या फिर जब एक्विजिशन हो तो उसमें आपको हाई परचेज प्राइस मिले, या कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, या फिर मैनेजरियल पोजीशन में परफॉर्मेंस के रिलेटेड बोनसेस के लिए भी ये चीज हो सकती है, फॉर द पर्सनल एडवांटेज। सो ये अभी तक हमने कुछ रीजंस करे हैं, ये कौन से रीजंस करे हैं, तो दीज आर द कॉमन रीजंस with the help of, these are the reasons, root causes because of which an entity indulge in any kind of financial statements frauds. Then अब यहाँ पर एक another question आ रहा है, the quick ratio is used to determine the efficiency in which the company uses its assets. अब एसेट्स की अगर बात हो रही है तो फिर हम एसेट रेशियो देखेंगे ना, उसमें क्विक रेशियो को क्यों देखेंगे, इट्स यूज्ड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद इन विच योर कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स। तो इस तरीके से भी आपका जो अकाउंटिंग का नॉलेज है अलोंग विद द नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस एंड फ्रॉड्स वो भी चेक होता है। सो ऑब्वियसली एफिशिएंसी इससे तो नहीं चेक होती, वो तो आप एसेट्स टर्नओवर रेशियो से देखोगे, उनसे चेक करोगे, तो इधर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, देन चलिए, which of the following would be considered a timing difference financial statement fraud scheme? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, टाइमिंग डिफरेंस वाला। चलिए, जो हम इनमें इन स्लाइड्स में कवर करेंगे, पूरा डिटेल में कवर करेंगे, तभी उस क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। तो हम यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी फ्रॉड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी कि या तो आप अपनी एसेट्स ज्यादा दिखा रहे हो, रेवेन्यू ज्यादा दिखा रहे हो, या तो एक्सपेंसेस कम दिखा रहे हो, या लाइबिलिटीज कम दिखा रहे हो, या फिर कुछ जो डिस्क्लोजर्स देने चाहिए थे वो नहीं दे रहे आप, राइट। तो इन अ नटशेल हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी फ्रॉड्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या तो उसमें आप कोई ऐसा रेवेन्यू दिखा रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिक्टिशियस रेवेन्यू है वो, ऐसी कोई फिक्टिशियस सेल हुई नहीं थी, फिक्टिशियस सेल है वो। दूसरा, टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस वाला अभी बहुत डिटेल में करेंगे।
तीसरा इम्प्रॉपर एसेट वैल्यूएशन से, या कोई खर्चे या लाइबिलिटीज को छुपा के, या फिर इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर से। चलिए, यही हमने 4-5 पॉइंट करे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस में चलिए, आप जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो या कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो इम्प्रॉपर पीरियड में, यानी कि वो जिस पीरियड से रिलेट नहीं करता, किसी दूसरे पीरियड में जाके आप उसके रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हो। एग्जाम्पल करते हैं इसका चीजें, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। इससे भी क्या हो सकता है, बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड कमिट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी कंपनी ने गुड्स डिलीवर करे हैं कस्टमर को जनवरी 3 2025 को, लेकिन रिकॉर्ड करती है वो रेवेन्यू किसमें, 2024 में, ताकि 2024 की जो है इनकम ज्यादा बेटर दिखे। रियलिटी क्या है, जाके जनवरी 25 में वो होनी चाहिए थी सेल्स रिकॉर्ड। तो इट्स अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड। सेल्स गलत पीरियड में हमने रिकॉर्ड करी, गलत पीरियड की वजह से है, टाइमिंग की वजह से है। इस टाइम में ना होके अगले टाइम में होना चाहिए था, अगले टाइम पीरियड में होना चाहिए था, अगले ईयर में होना चाहिए था। इन ये सब सारे जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं, ये कहलाते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस, है ना। आगे और भी डिटेल में टाइमिंग डिफरेंसेस को करते हैं, बट सबसे पहले जो इक्वेशन था, जिस यहां पर अब आप इसको आंसर कर पाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ टाइमिंग डिफरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड स्कीम। पहला, recognize revenue in year 1 when the service is performed even though the customer does not have to pay until year। आपने ईयर 1 में ही सारा रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया है, सर्विस ईयर 1 में परफॉर्म हो गई है, कस्टमर को ईयर 2 में पेमेंट देना है। नेक्स्ट, recognizing a percentage of revenue on a construction project corresponding to the percentage of the project that is complete। तो ये तो जिस ईयर में, जिस टाइम में कंप्लीट हो रहा है उसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे तो टाइमिंग डिफरेंस ये वाला फ्रॉड में आएगा नहीं। सी, वेटिंग टू रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट अंटिल कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीट, यानी कि अभी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, जब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तभी रिकॉर्ड करोगे। ये भी टाइमिंग डिफरेंस के फ्रॉड में नहीं आता है। नेक्स्ट है, सॉरी, recording revenue in year 1 when the payment is received even though the service won't be performed until year 2। अब यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स, सर्विस अभी परफॉर्म नहीं हुई है, तो आप कैसे उस पीरियड की सेल मान सकते हो, राइट। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमिंग डिफरेंस वाला फ्रॉड स्कीम का हो गया, ठीक है। अब आपको क्लियर है इसमें। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछे जाएंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग करंट लाइबिलिटीज टू टोटल इक्विटी। तो आपकी टोटल सिर्फ करंट लाइबिलिटीज है, यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म वाली भी आनी थी डेट जो है। तो इस तरीके से रेशोज के क्वेश्चंस भी आपसे, जो नॉर्मल, क्या आपको सारी रेशोज एक बारी क्विक रिकैप उसका ले लेना चाहिए। सो यस, उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जामिनेशन में वो पूछ लेते हैं। सो इट्स फॉल्स, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी आता है। देन अब ये पढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, इवेंट्स occurring after the close of the period। Events occurring after the close of the period that could have a significant effect on the entity's financial statement must be disclosed in the entity's financial statements। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा फाइनेंशियल पीरियड क्लोज हो चुका है, उसके बाद अगर कोई इवेंट होता है जिसका हमारी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या हमें वो डिस्क्लोजर्स में देना चाहिए, मस्ट बी डिस्क्लोज इन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिस्क्लोजर्स में आना चाहिए वो, राइट। लेकिन आफ्टर द डेट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको अपना माइंडसेट इतना पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि कहीं से कुछ भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके फ्रॉड के साथ साथ चेंजिंग इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एस्टिमेट, टाइमिंग डिफरेंस, तो ये सारी चीजें आपसे बाकायदा पूछी जाएंगी। सो इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट
सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन हमारा थोड़ा बड़ा भी रहेगा जिसमें हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे विद एमसीक्यू।